Hello, aspirants. Welcome to Bhadra IAS Academy. This is a newspaper analysis from 30th of March. Let's discuss. This is presented to you all by me, Shubhodeep. So चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आफ्सपा के बारे में. आफ्सपा stands for Arms Force Special Power Act. Now, न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर 6 फर्दर मंथ्स. तो असम के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको एक्सटेंड किया गया है वो ज़रूर से ध्यान में रखिएगा. एक है तिनसुकिया, देन डिब्रूगढ़, शरायदेव और शिवसागर. नाउ हम लोग बात करेंगे आफ्सपा के इनैक्टमेंट एंड स्कोप के बारे में. यस, आफ्सपा को इनैक्ट किया गया था बाई इंडियन पार्लियामेंट इन द ईयर 1958, जिसके तहत स्पेशल पावर्स को ग्रांट किया गया था टू द आर्म फोर्स इन डिस्टर्ब्ड एरिया, जिससे मेंटेन किया जा सके लॉ एज वेल एज ऑर्डर सिचुएशन को. नाउ इनिशियली तो इसको अप्लाई किया गया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बट लेटर इसको डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे जम्मू कश्मीर, अब वहाँ का आपको पता ही है दैट बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी था, अनरेस्ट था, तो जी हाँ वहाँ पर भी इसको अप्लाई किया गया था. नाउ ये जो कानून है ना, ये कुछ स्पेशल पावर ग्रांट करता है हमारे आर्म फोर्सेस को लेकर. नाउ क्लियरली यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, आफ्सपा प्रोवाइड्स द आर्म फोर्सेस विद ब्रॉड पावर्स. नाउ ये ब्रॉड पावर्स और अथॉरिटीज़ क्या है, इसमें आप जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ है ना वहाँ पर अरेस्ट कर सकते हो बिना वारंट के, है ना. आप फोर्स को यूज़ कर सकते हो एंड इवन अगर आप मार भी दो ना तो भी आपके ऊपर कुछ एक्शंस नहीं ली जाएगी. बट बाद में अराउंड 2017-2018 सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में थोड़ा संशोधन लाया था, दैट इज चेंजेस लाए थे, और बताया गया दैट नहीं, आर्म फोर्सेस जो है उनको सब कुछ मनमानी नहीं मिलेगा, राइट. अगर उनको जवाब देना पड़ेगा, अगर क्वेश्चंस पूछा गया तो दे हैव टू आंसर दैट व्हाई दे हैव कैरिड आउट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, राइट. तो बेसिकली आफ्सपा को लाया इसलिए जाता है कोई भी डिस्टर्ब एरिया में, जिससे क्या पब्लिक ऑर्डर को वहाँ पर मेंटेन किया जा सके. इनफैक्ट ये जो पावर्स है ना, इन पावर्स को मेंटेन किया गया है टू असिस्ट काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, और साथ ही साथ कैसे कॉम्बैट किया जा सके थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. अब इसके इम्पैक्ट है सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर. जैसे बहुत समय आफ्सपा को जो है ना एक्यूज़ किया गया दैट आफ्सपा के कारण अंडरमाइन होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, है ना. क्योंकि देखो, आप अल्टीमेटली दिस फोर्सेस ऑपरेशंस आर बीइंग कैरिड आउट बाय ह्यूमंस, राइट. ऑफन इट हैपेंस दैट ह्यूमंस के थ्रू कुछ ना कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशंस नहीं आती, या फिर बहुत समय सिविलियंस को भी बहुत समय ऐसा एक्यूज़ किया गया दैट सिविलियंस भी इसमें टारगेट हो जाते हैं, राइट. तो सिविलियंस को तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना. अब आप ही को अचानक से पुलिस घर में आके आप कुछ नहीं कर रहे हो और अरेस्ट कर ले, तो ये तो आपका कहीं ना कहीं सिविल लिबर्टी, राइट ऑफ लाइफ और लिबर्टी से ये गेम मतलब गलत हो रहा है ना ये आपके साथ. तो ऑफ कोर्स यू विल रेज योर वॉइस अगेंस्ट दैट, राइट. सो वही बोला गया क्या क्या इम्पैक्ट ऑन सिविल लिबर्टीज़ है. यस, इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन इन सर्टेन रीजन्स हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट ऑफ फियर. मतलब क्योंकि इस टाइप से चीज़ें होती हैं ना, कहीं पर अगर आफ्सपा लग जाता है वहाँ के लोगों को बहुत डर लगा हुआ रहता है. आप डर का माहौल, अगर आप बोल रहे हो अपने कंट्री को दैट आपका कंट्री एक इंडिपेंडेंट, एक फ्री मूवमेंट वाला कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहीं पर अगर आप डर डर के जियो तो क्या ये सही है? नहीं, राइट. तो यही चीज़ बोला गया. दीज आर द प्रॉब्लमेटिक्स दैट वी गेट टू सी व्हेनेवर कहीं पे भी अगर आफ्सपा का इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट, द सेंटिनल न्यूज़पेपर में बहुत एक अच्छा आर्टिकल दिया गया था, और ये आर्टिकल में पता नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है. क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ. ये आर्टिकल डील कर रहा है विद ZED सर्टिफिकेट. ZED सर्टिफिकेट के बारे में सुना है आपने? इसका फुल फॉर्म है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट सर्टिफिकेट. नाउ क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि डिब्रूगढ़ बेस्ड एक क्वालिटी फार्मा कंपनी है, इसने रिसेंटली ZED सर्टिफिकेट के कैटेगरी में गोल्ड कैटेगरी का स्टेटस हासिल किया है, और ये दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर. किस स्कीम के अंडर? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है जिसको हम लोग कहते हैं ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा चलाया जाता है. उसके अंडर इस कंपनी को ZED सर्टिफिकेशन का गोल्ड कैटेगरी से नवाजा गया. नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं ZED सर्टिफिकेट होता क्या है, गोल्ड कैटेगरी क्या है, ज़ीरो डिफेक्ट स्कीम क्या है, सब कुछ डिस्कस करते हैं एक एक करके. तो चलिए, तो अब ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि ये जो है पहला इंडस्ट्री है पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जिसने ये अवार्ड किया है ये गोल्ड सर्टिफिकेट अंडर दिस ZED सर्टिफिकेशन स्कीम. नाउ इसके बेनिफिट्स क्या है?
इसका बेनिफिट है दैट इस इंडस्ट्री का जो वेस्ट है इसने सब्सटैंशियली इस अपने वेस्ट को रिड्यूस किया होगा, इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई होगी। यही नहीं, ये इंडस्ट्री जो काम करती है ऑलवेज दे कंसिडर, दे कीप इन माइंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, राइट। तो वही बोल रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज सेव हो रहा है, क्योंकि ये कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रही है, दैट इज़ एनर्जी को ऑप्टिमाइज करके खर्चा करने की कोशिश करती है और ऑप्टिमली यूज़ किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को, और साथ ही साथ एक्सपैंड किया जाता है मार्केट को। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कोई भी अगर ZDT सर्टिफिकेशन के तहत अपना काम करे तो, राइट। ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था 2016 को, जिसको 2022 को रिवैम्प भी किया गया है। नाउ ये स्कीम जो है एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है इन्वायरमेंटली कॉन्शियस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, और इसके अंदर 3 सर्टिफिकेशन लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक है गोल्ड, एक है सिल्वर और एक है ब्रोंज। नाउ ये जो इंडस्ट्री इसने हासिल किया ये गोल्ड सर्टिफिकेशन पाया, समझ रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव अगर देख लीजिएगा, यस, टू क्रिएट प्रॉपर अवेयरनेस इन MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में अनडाउटेडली, जिससे एक प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके ZDT मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, और उनको मोटिवेट किया जा सके दैट वो ZDT रेटिंग को पाने के लिए, जैसे अब इसी कंपनी को मिला ZDT रेटिंग्स के तहत ये गोल्ड सर्टिफिकेशन क्यों मिला, क्योंकि दैट इंस्टीट्यूशन वॉज बीइंग मोटिवेटेड टू गेट दिस, राइट। अब इससे क्या हुआ, उनका फ्री पब्लिसिटी हो गया ना। आप देखिए हर एक न्यूज़पेपर उसको कवर कर रहा है, हर एक न्यूज़ चैनल उसको कवर कर रहा है, फ्री पब्लिसिटी, मतलब और भी उसका प्रोडक्ट बिकेगा, समझ रहे बात। तो नेक्स्ट इज टू ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग विद अडॉप्शन ऑफ जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन। देखो अब द प्रॉब्लम विद द चाइनीज इंडस्ट्रीज एंड प्रॉब्लम विद इंडिया इंडस्ट्री पता है क्या है, दैट उनका जो प्रोडक्शन होता है ना, उनका डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए बहुत समय आप ये सुने भी होंगे दैट चाइनीज़ माल है, फालतू माल होगा, राइट। तो वो नोशन क्यों बना हुआ है हमारे दिमाग में, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स, हर एक प्रोडक्ट्स जो है क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, राइट। सो अब देखो, अब इंडिया में लेकिन वो चीज नोशन हमको नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि हम लोग को मार्केट को सर्व करना है, बहुत सारे मार्केट को हमको अभी भी कैप्चर करना बाकी है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका का मार्केट, आपको पता होना चाहिए अफ्रीका में जो इंडियन प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बिकते हैं ना, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका भरोसा नहीं है, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका ज़्यादा भरोसा है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट जो है रिस्पेक्टिवली क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स की सर्विसिंग रिस्पेक्टिवली ज़्यादा बेटर होती है। भले ही चाइनीज़ प्रोडक्ट से थोड़ा कॉस्टली इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पे बिकता है, बट स्टिल आप सोचो ना, आप एक लैपटॉप खरीद लो तो आप फालतू लैपटॉप खरीदोगे, अच्छा वाला लैपटॉप खरीदोगे, भले ही अच्छा वाला लैपटॉप आपको 5,000 ज़्यादा क्यों ना पड़े, ऑब्वियसली यू विल गो फॉर अच्छा वाला लैपटॉप, राइट। एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आप एक बाइक खरीदो या फिर आप एक टीवी खरीदो, सब में थोड़ा पैसा ज़्यादा ही लगे, बट स्टिल आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए ना। तो वही चीज़ है। अब देखो, अब जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन के थ्रू तो यही एम है, टू ड्राइव द मैन्युफैक्चरिंग, जिससे आपका जो डिफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाए और जिससे जो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट है वो भी कम से कम हो। ये इंकरेज करता है MSME को, जिससे कॉन्स्टेंटली अपग्रेड किया जा सके उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और प्रोसेस को, और साथ ही साथ इनडायरेक्टली ये सपोर्ट कर रहा है हमारे मेक इन इंडिया कैंपेन को भी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे VVPAT, दैट इज इट स्टैंड्स फॉर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। नाउ ये होता क्या है, आप लोगों ने कभी वोट दिया है? तो वोट जब दिया है, आप एक बटन को दाबते हो, बट साइड में और एक डब्बा रहता है, उस डब्बे में जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया, से फॉर एग्जांपल आपने वोट दिया है X पार्टी को, तो उसका पर्चा निकल के आता है ना, उसी वाले डब्बे को बोला जाता है VVPAT, दैट इज वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये अटैच होता है टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM। आप जो अपना वोट है इसी मशीन में डालते होगे, राइट। तो VVPAT अटैच होता है EVM से, और ये जनरेट करता है एक पेपर स्लिप को विच हैज़ द नेम ऑफ द कैंडिडेट वोटेड फॉर एंड सिंबल ऑफ इट्स पार्टी, राइट। इससे क्या है, आप एश्योरेंस है दैट आपने अगर X पार्टी को वोट दिया है तो वो X पार्टी का पर्चा यहाँ पे निकला भी है। इससे फ़ायदा क्या है, देखो अब सोचो 100 सेंटर में वोट्स गिरा, ठीक है। अब रैंडमली 5 सेंटर या फिर 10 सेंटर्स को उठा दिया जाता है और देखा जाता है दैट EVM में जितना वोट पड़ा है, से फॉर एग्जांपल EVM में अगर 1 लाख वोट पड़ा है, तो क्या यहाँ पर भी 1 लाख वोट पड़ा है, और उतने पार्टी X को अगर EVM में से फॉर एग्जांपल 10,000 वोट पड़ा है, तो यहाँ पर भी 10,000 पर्चे होने चाहिए, समझ लो। तो ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है जो कि मशीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये काइंड ऑफ बैलेटिंग यूनिट है, ठीक है। यूज जो है इसका
ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 49A के अंडर गिरता है, और एज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस अनडाउटेडली हर एक वोटर का राइट है दैट उसको जानना पड़ेगा दैट उनका वोट जो गया है वो सही वोट गया है क्या नहीं। मतलब आपने अगर पार्टी वाई को वोट दिया तो आपका पार्टी वाई को ही वोट जाना चाहिए, समझ रहे हो आप? यस, सो वीवीपीएटी विल इंश्योर दिस एंड फर्दर स्ट्रेंथन द इलेक्टोरल प्रोसेस, राइट? सो अनडाउटेडली नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है इंडिया का एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के बारे में। एंड दिस इज द हॉट टॉपिक, क्योंकि अभी आपका इलेक्शंस भी आने वाला है ना, तो दिस इज अनडाउटेडली हॉट टॉपिक, राइट? नाउ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में क्लियरली एग्जामिन किया गया दैट यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब अभी के यूथ क्या है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, तो उन लोग को भी हाई फाई जॉब चाहिए, तो वो लोग छोटा मोटा जॉब कर ही नहीं रहा है। That is the main problem with the today's youth, right? So वही बोला गया है that it examines that youth employment challenges and trends over the 2 decades. that last के 20 साल में ये ट्रेंड देखा गया है, और उसके बेसिस पे पूरा डेटा को कंपाइल करके प्रेजेंट किया गया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड आपका इस बार मेंस में नहीं, अगर आप मेंस क्लियर कर रहे हो, राइट, विच इज हाई प्रोबेबिलिटी, आई बिलीव दैट यू ऑल विल क्लियर इट, राइट? सो आई बिलीव दैट एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आने का देयर इज हाई, वेरी वेरी हाई चांसेस, एंड फॉर दैट you have to note down this whole article in your note copy. Please note down. लिखो क्या देख रहे हो यार, लिखो। ओके, सो इस फाइंडिंग में कुछ रिपोर्ट्स में मतलब कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स भी है, कुछ चैलेंजेस टास्क भी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव फाइंडिंग फर्स्ट। कुछ पॉजिटिव्स क्या क्या है? वुमेन सॉ अ राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड फैमिली वर्क। मतलब वुमेन्स जो कि पहले हाउस वाइफ्स ही रहती थी, अभी वो लोग भी अपने आप को एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड कर रही है। दैट इज़ पहले हाउस वाइफ अगर रहती थी तो उनका अनपेड फैमिली वर्क रहता था ना, राइट? बट नहीं, अभी क्या हो रहा है दैट दे आर इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन सम सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, राइट? मतलब अनपेड फैमिली वर्क भी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं, बट देर इज राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दैट इज़ वन मेन थिंग दैट आप बहुत समय आर्टिकल ये सब देखते होंगे दैट है ना, कोई भी अनएम्प्लॉयड वुमेन जो है उन्होंने कोई स्पाइरल पोटैटो बेचना स्टार्ट कर दिया कोई, राइट? या फिर यू नो कोई भी छोटा मोटा वेंचर खोल रहा है, राइट? तो क्या, क्योंकि लोग भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना यार। आप सोचा, आप दिगोली पुगुड़ में जो वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था आसाम में स्पाइरल पोटैटो वाले couples, right? So what they did, they simply just opened a concept which was not existing so far in Assam. Even if it was existing, that was not, it didn't went viral, but since they went viral, so उनका देखकर बहुत सारे हम लोग को कपल्स देखने को लगे जो क्या इस कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहा है, राइट? सो वही बोला गया, लेबर प्रोडक्टिविटी अनडाउटेडली इंक्रीज भी हमें देखने को मिल रहा है, राइट? अलॉन्ग साइड द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कोर्स फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट वो इंक्रीज हुआ है। ग्रेजुअल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर से नॉन फार्म सेक्टर में, राइट? और ये ट्रांजिशन जो है वो स्लो डाउन हुआ था मेनली ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, बट यस। अब देखो एम्प्लॉयमेंट ब्लूज, दैट इज यहाँ पर देखो 2000, 2012, 2019 और 2022, दैट इज रेड वाला। अब देखो मेन में जो है ये यस 2020 में कहीं ना कहीं ये कोविड वाला इम्पैक्ट हुआ था, बट उसके बाद बढ़ा ना, यहाँ पर भी बढ़ा ना। देखो सब जगह आपको दिख रहा है दैट ये एम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ ही रहा है। तो लेबर पार्टिसिपेशन जो है वेरियस सेक्टर अनडाउटेडली इंक्रीज जरूर हुआ है, बट स्लाइटली ही इंक्रीज हुआ है। नेगेटिव कुछ फाइंडिंग्स है। वो नेगेटिव फाइंडिंग क्या है दैट यूथ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। मैंने बोला ना दैट 2000 में ये 5.7% था, अभी 2019 में कैन यू सी दैट 17.5%, डूड, such a huge increase। और उसका what is the reason? The reason is simply that you know ये लोग लो जो पेइंग जॉब्स में नहीं घुस रहा है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रिमेन्ड स्टैग्नेंट अंटिल 2019 तक एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टैग्नेंट था, बाद में राइज हुआ। एम्प्लॉयमेंट जो है डोमिनेट किया जाता है बाय इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर अभी भी अकाउंट करता है 82%। मतलब इनफॉर्मल मतलब जिसके आपके पास कोई कागज़ में जैसे कोई अगर आपको अगर सैलरी दिया जा रहा है तो आपको अगर कैश में दिया जा रहा है ना सैलरी, तब आप एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, इनफॉर्मल सेक्टर में हो, राइट? बट सो वही सब चीज़ें देखी जा रही है। वेजेस हैव रिमेन लो एंड स्टैग्नेंट, या फिर डिक्रीज ही हुआ है। रियल वेजेस जो है रेगुलर वर्कर्स के लिए वो स्टैग्नेट या फिर डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर वो इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट लाइवलीहुड इनसिक्योरिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं वाइड स्प्रेड हो रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स में आप काम करते हो ना। आप जितना काम करते हो, जैसे उबर का अगर बाइक चलाया, ओला का बाइक चलाया, तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा,
अगर आप घर में एक दिन बुखार है तो आपको उसका पैसा, एक भी पैसा नहीं मिलेगा, राइट। सो ये क्या हुआ, ये काइंड ऑफ गिग इकोनॉमी बोलते हैं हम लोग इसको। गिग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रमोट होता हुआ दिख रहा है। लाइवलीहुड इनसिक्योरिटीज़ वाइड स्प्रेड इसीलिए हो रहा है, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया का यूथफुल वर्कफोर्स जो है वो डेमोग्राफिक एसेट है, बट स्टिल अभी भी बहुत सारे ऐसे यूथ्स हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है। 75% बोला जा रहा है दे आर अनेबल टू सेंड ईमेल्स अटैचमेंट के साथ। कैन यू इमेजिन दिस? 60% आर अनेबल टू कॉपी पेस्ट। भाई साहब, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करो, आराम से कंट्रोल कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये यूथ्स को नहीं आता है अभी के, है ना। देखो आप जो यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हो ना यूट्यूब से, यू गाइज आर वेरी एडुकेटेड पर्सन, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। आपको ये सब बेसिक चीज़ें जो सब कुछ आती है, राइट। एंड 90% तो ये बोला गया दैट दे आर अनएबल टू यूज अ स्प्रेडशीट फॉर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। हे भगवान, मतलब ये सब देखकर मुझे वही डायलॉग याद आ रहा है, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, राइट। ये क्या हो रहा है हमारे यूथ के साथ भाई? इतना एडुकेशन जब मिल रहा है, आपको कॉपी पेस्ट करना नहीं आता यार, ईमेल भेजना नहीं आता, क्या होगा? नहीं, बट दिस इज अनडाउटेडली अ सीरियस इशू दैट नीड्स टू बी कंसर्न्ड, राइट। तो क्या क्या पॉलिसी मेजर्स इसमें लिए गए? कुछ पॉलिसी मेजर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि अगर आप अपने आंसर में लिखोगे ना, ट्रस्ट मी, इट विल वैल्यू ऐड टू योर आंसर। जैसे पॉलिसी मेजर्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मेक प्रोडक्शन एंड ग्रोथ मोर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। जी हाँ, हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एजेंडा विथ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो ये बहुत ज़्यादा वास्ट वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स को अगर आप लिखोगे, ट्रस्ट मी, देयर इज हाई चांसेस यू विल गेट मोर मार्क्स, बिकॉज फोकस अल्टीमेटली मेन दिखाया जा रहा है दैट एमएसएमईज को फोकस किया जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को तो इंक्रीज किया ही जाए, बट साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट किया जाए, और इन्वेस्ट किया जाए ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी में। ग्रीन इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, ब्लू इकोनॉमी मतलब आपका बेसिकली जो ओशंस या फिर फिशेस प्रोडक्शन होता है, उन चीज़ों को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। ओवरकम द लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज़, ये कैसे किया जाए? ऑफ कोर्स वुमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए ना। वुमेन और मेन में जो सैलरी का डिवाइड है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब एक ही सेम पोजीशन में एक वुमेन एक मेन काम कर रहा है, मेन को ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, वुमेन को कम मिल रहा है, ये तो इनइक्वालिटीज़ हो गया ना। तो वुमेन काम करने का मन करेगा, ये तो एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है ना भाई। ब्रिज करना पड़ेगा हमको डिजिटल डिवाइड, इन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा हमको स्किल्स ट्रेनिंग, सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेबर मार्केट को, और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा रीजनल लेवल पॉलिसीज जिससे रिड्यूस किया जा सके इनइक्वालिटीज़ को। और साथ ही साथ और भी एक आर्टिकल दिया गया, यहाँ पे बोला गया क्यों ना हम लोग इन्हांस कर सके इफेक्टिव स्किल ट्रेनिंग को, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा रोल ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट, फैसिलिटेट करना पड़ेगा यूथ कनेक्शन जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सके, और एड्रेस करना पड़ेगा हमें जो भी अनफिल्ड वैकेंसीज है पब्लिक सेक्टर में, ट्रांसपेरेंटली उनको फिलअप करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, दैट बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिसमें वैकेंसीज तो 4-5 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, बट अभी तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। अब बताइए, यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं दैट हमें एम्प्लॉयमेंट दो, और यहाँ पे खाली है पोस्ट, राइट। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग को फिलअप करना पड़ेगा, तब हम लोग ये जो मार्केट में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशंस देख रहे हैं इसको टैकल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन संकल्प के बारे में। ये आया था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB में, राइट। सो ये ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा। कब? दिसंबर 2023 को। ये ऑपरेशन कंप्लीट किया गया 100 डेज में, और इस ऑपरेशन का जो मेन एजेंडा था वो था गल्फ ऑफ एडन, ओवरऑल अरेबियन सी और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सोमालिया में। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी नेवी ने क्या किया था ना, इस रीजन में आपको पता होना चाहिए कि मैरिटाइम थ्रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है नार्कोटिक्स ट्रेड, पायरेसी एक्टिविटीज़। अब हमारे इंडियन नेवी का काम क्या था, दैट जो इंडियन मैरिटाइम इंटरेस्ट है, एटलीस्ट जैसे इंडियन शिप्स अगर कुछ इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, राइट, वो हुआ क्या, अपना मैरिटाइम इंटरेस्ट, उसको सेव करना है। और इसके लिए दे विल काउंटर द मैरिटाइम थ्रेट्स, दे विल कॉम्बैट द पायरेसी रिसर्जेंस, जो क्या इस रीजन्स में आपको पता होगा चाहिए, सोमाली पायरेट्स आर वेरी मच एक्टिव इन दिस रीजन, राइट। सो यस, उनको और जो भी नार्कोटिक्स ट्रेड होता है इंडियन ओशन रीजन में, उसको भी फ्रीज करना था, राइट। सो दिस इज ऑपरेशन संकल्प, जिसके बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है, राइट। पास्ट ईयर में आप देख ही रहे हो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिछले बार भी
2023 में ले लो, 2022 में ले लो, ऑपरेशंस, वेरियस ऑपरेशंस के द्वारा, इस बार ऑपरेशन अजय आया था, राइट, उससे पहले एक दूसरा ऑपरेशन आया था, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम, बट या सिंस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड नोट इट डाउन इन योर नोट कॉपी, because next time prelims or mains, it is going to help you up in your preparation, right? नेक्स्ट, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज। आपने तो सुना होगा डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में, सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में भी। इंडिया में ये 3 इंश्योरेंस कंपनीज, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी NIC, इन तीनों को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज का खिताब मिला हुआ है। मतलब ये वैसे इंपॉर्टेंट कंपनीज है, दे आर टू इंपॉर्टेंट टू फेल। जैसे डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते थे ना, वो इतने बड़े बैंक्स है ना, इतने बड़े बैंक्स है दैट वो अगर फेल हो गए तो पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा, तो उसको सरकार फेल होने ही नहीं देगी, सरकार पैसे देकर बचा लेगी। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज भी, दे आर too big, such a big companies that they are too important to fail. That is, the expectation of government support is there. अगर by chance इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी, right? So undoubtedly they play a very critical role in ensuring the availability of insurance services to the national economy. तो देख लीजिए LIC, GIC और NIC, तो कभी भी अगर आपने इंश्योरेंस कीजिएगा, एटलीस्ट इनमें अगर पैसा डालिएगा ना आप अपना, तो मैं इसको प्रमोट बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी पैसे नहीं दिए LIC वालों ने, बट मैं बोल रहा हूँ दैट सिंस दे आर डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज, सो दे आर सच अ बिगर कंपनीज दैट ये अगर फेल कर गई तो गवर्नमेंट विल बी देयर टू हेल्प इट अप, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। आशा करता हूँ दैट ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।